अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। क्या चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन के किसी मुबैना किरदार पर बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है? क्या बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई है? क्या जहांगीर तरीन और बैरिस्टर अली जफर की गुज़श्ता रोज कोई मुलाकात हुई? क्या शहजाद अकबर और बैरिस्टर अली जफर के दरमियान तरीन साहब के मामले पर कोई तकरार भी हुई? क्या हुकूमत सुबकी से बचने के लिए इस मामले पर रिपोर्ट सामने नहीं लाना चाहती? क्या जहांगीर तरीन को यकीन है कि कोई इस रिपोर्ट को सामने ना लाने के लिए वज़ीर आज़म पर दबाव डाल रहा है? ये नाज़रीन सारे वो सवालात हैं जो आज तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन जो ग्रुप एक बन चुका है, उसके सीनियर और तरीन साहब के इस वक्त सबसे करीबी साथी राजा रियाज के दावों के बाद उठना शुरू हो गए हैं, जिसमें वो ना सिर्फ बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिलने का दावा कर रहे हैं, बल्कि अहम मुलाकात जो है उससे मुतालिक हल्फ उठाने को भी तैयार हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो राजा रियाज के तमाम दावों को रद्द कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब जो हैं वो भी राजा रियाज के बयान को मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन राजा रियाज अपने बयान पर कायम है। इस तमाम मामले पर बैरिस्टर अली जफर साहब से बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस मुबैना के हवाले से तहरीक इंसाफ JKT ग्रुप के अहम रुकन है नज़ीर चौहान साहब, उनसे भी बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, शुरू आगाज आपसे करते हैं। एक बहुत बड़ा दावा आज किया गया कि कल मुलाकात हुई, राजा रियाज साहब ने दावा किया कि आपकी तरीन साहब से मुलाकात हुई, उसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी मौजूद थे और तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। अब आपने तो इस दावे को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं हल्फन कह सकता हूं कि ये मुलाकात हुई है और मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए सर, मैं इस जो टॉपिक है इस पे ज्यादा दे ही नहीं रहा इंटरव्यू, की वजह से कि चूंकि मुझे एक काम सौंपा गया था और मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसके बारे में बात करूं, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं। बल्कि मुझे ताज्जुब भी होता है कि लोग बातें कर रहे हैं, कल से चल रही है मीडिया में भी, और राजा साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें शायद वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक रिपोर्ट दे दी है जिसमें क्लीन चिट दी है जहांगीर तरीन साहब को, और बहुत सारी बातें की गई हैं उस रिपोर्ट के अंदर, ये लिखा गया है। तो मैं एक बात बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं और वो ये है कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी अभी तक। और दूसरी बात मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि इंक्वायरी रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट होगी, जरूरी नहीं वो तहरीरी हो, लेकिन जिस तरह की भी वो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को दूंगा, वो तहरीक इंसाफ का एक अंदरूनी मामला है। मुझे टास्क दिया गया था जहांगीर तरीन साहब के केस में, सिफारिशात मुकम्मल होने पर मैं वजीर आजम को पेश कर दूंगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर आजम साहब की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि करप्शन में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं, ना किसी को NRO मिलेगा। और एक और कंफ्यूजन भी मैं दूर करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए। जी सर। वो ये है कि शायद कोई लोग समझ रहे हैं कि रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत है। जिस तरह मैंने कहा, ये एक अंदरूनी अनऑफिशियल रिपोर्ट है, इसकी कोई कानूनी हैसियत या स्टेटस नहीं, बल्कि जो इंक्वायरीज चल रही हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं शुगर क्राइसिस के बारे में और जहांगीर तरीन साहब के बारे में, चाहे FIA में हो, चाहे NAB में हो, चाहे CT में हो, वो सारी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी उसी तरह जारी रहेंगी। और उसमें इस जो मैं डिस्कशन करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके, उनको अपनी सजेशन दूंगा या इन्फॉर्म करूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, वो सारी इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर नहीं होगा उसका, ठीक ना, इंक्वायरी पे वो चलती रहेंगी। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक बड़ा सिंपल सा सर सवाल है कि जो भी राजा मैं बताता चलूं आपको जी कि मेरी मुलाकातें इस सिलसिले में, और जिसका मैंने कहा कि मैं मुनासिब नहीं समझता बिल्कुल कि मैं जिक्र करूं, लेकिन चूंकि मजबूरन करना पड़ रहा है, तो मेरी मुलाकातें इसमें हर एक से होती रही हैं। और क्योंकि मैंने इंक्वायर करना है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें जहांगीर तरीन साहब से भी हुई हैं, मेरी मुलाकातें उनकी फाइनेंशियल टीम के साथ भी हुई हैं और उनकी लीगल टीम के साथ भी हुई हैं। तो ये
बड़ा क्लियर है कि मैं इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि क्या मेरे मुताबिक क्या तजवीज़ात होंगी। वो चूंकि मैंने बताया कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, लेकिन क्लीन चिट की बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आपने सुन लिया, अली जफर साहब ने तो बड़ा क्लियर कट कह दिया, कोई क्लीन चिट नहीं है जहांगीर तरीन साहब के लिए, जिस तरह राजा रियाज साहब दावा कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। बेसिकली अली जफर साहब होते तो उनको ज़रा ले ले लाइन पे। मैं चाहता हूँ मैंने उनसे एक आध सवाल करना है जी। देखें, जहाँ तक जब वो लाइन आ जाएं तो मेरी ज़रूर बात कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा ताकि वो मेरी बात को सुने। मैंने बात एक दो करनी है। देखें, जहाँ तक बात ये है कि कल उनकी मीटिंग नहीं हुई तो ये वो गलत बयानी कर रहे हैं। मेरे वो बड़े मोहतरम बहुत मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं मेरा उनसे बहुत उन्होंने अभी ये डिनाई नहीं किया कल मीटिंग नहीं, उन्होंने कहा मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं। उस मीटिंग पे मैंने उनसे पूछना था लेकिन चले लेकिन कल मीटिंग हुई है जी, और उस मीटिंग के अंदर ये बात जहाँ तक है वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी तक उनकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं हुई। और वो जो मीटिंग थी उसके अंदर हमने ये क्लेम किया है, राजा रियाज साहब जो हमारे मेंबर हैं ऑनरेबल, उन्होंने ये बात कही है उसमें कि देखिए हमें इन तीनों की गुफ्तगू में बैरिस्टर उमर साहब ने और शहजाद साहब ने, उसमें शहजाद अकबर साहब ने आपस में जब डिस्कस हुई तो ये बात बड़ी कैटेगरी क्लियर कर दी कि यार हमारी ये जो रिपोर्ट जितनी देर इन्होंने आपस में एक रस्मी गैर रस्मी भी मीटिंग आप समझ लें, उसमें इन्होंने कहा कि नहीं यार ये जहांगीर खान तरीन साहब के साथ ज़्यादती है, उनके केस में कुछ नहीं निकला। अच्छा, अब मकसद जहाँ तक कहने का है कि जी उनको इन्होंने PM साहब को पेश करनी है, बेशक इन पर बहुत प्रेशर है, पूरी कौम देख रही है कि क्योंकि एक हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने पिछले प्रोग्रामों में बेशुमार दफ़ा कह चुका हूँ कि उसमें मैंने हमेशा सच बोला है। हमारे पार्टी के अंदर से लोग ये कहते रहे कि खान साहब तरीन साहब इस वक्त रगड़ दें इनको, क्योंकि इनके ऊपर केस बना हुआ है। हम ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें अपनों को भी नहीं छोड़ती। ये वो वजह थी जिस वजह से हम सब लोग इकट्ठे हुए और हमने कहा जी बिल्कुल आप रगड़ें ज़रूर, जो जिसके ऊपर कुछ जुर्म साबित हो। लेकिन चौहान साहब बात ये है कि देखें अली जफर साहब ने कहा कि कोई लीगल स्टैंडिंग है ही नहीं है। सर मैं बताने लगा हूं सर, वो लीगल साहब के केसेस हैं तो उसी तरह चलेंगे। देखें आपका लीगल स्टैंडिंग FIA को बैरिस्टर शहजाद अकबर ने यहाँ से लिख के चीजें भिजवाई हैं, FIA की FIR भी सारी उन्होंने करवाई हैं। आप मेरी बात पूरी गुजारिश सुन लेंगे तो मैं थोड़ा सा रह गया था, वो कंप्लीट हो जानी थी। यही वजह थी हमने ग्रुप जब बनाया तो हम फिर सब इकट्ठे होकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास गए। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास गए तो हमने उनको यही गुजारिश की कि सर आपका वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्तेमाल हो रहा है और हमारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस मर्रात शहजाद अकबर साहब थे। हमने उनसे बात की, खुदा रहा आप यहाँ से डायरेक्शन जाती हैं FIA को या किसी और डिपार्टमेंट को कि तरीन साहब को फ़ौरन अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो हमें कम से कम ये आप अल्फाज अगर PM हाउस इस्तेमाल करेगा तो हर बंदा तो फ़ौरन ये अमल दरामद करेगा। तो आपकी मेहरबानी है, इनको इंसाफ देने दे, इंसाफ होने दे, जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने दें। जिस वजह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें यकीन दहानी कराई थी, इस बात को बड़ा गौर से आपने समझना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि मैंने तो कभी नवाज शरीफ या नून लीग वालों से ज़्यादती नहीं की, तो अपनों के साथ मैं कैसे करूँगा नाइंसाफ़ी, आपके साथ इंसाफ होगा। इसी तनाजुर में उन्होंने अपना अली जफर साहब को इसमें पॉइंट किया था। हमने पॉइंट नहीं किया, हमने तो हमारे राजा रियाज साहब ने उस वक्त भी उन पर भी गिला किया था कि जी आप उनको अपना नहीं, लेकिन सर चौहान साहब देखें इस मामले पे काफी लंबे प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आप आज भी प्रोग्रामों में गए, पिछले 3-4 हफ्तों से आप जा रहे हैं। असल इशू ये है कि आपका ग्रुप क्लेम कर रहा है कि तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। अली जफर साहब ने ऑन एयर आपके सामने कहा कि कोई क्लीन चिट नहीं दी, ना किसी NRO की बात है, कोई मैंने क्लीन चिट दी नहीं है। उन्होंने 2 चीजें इसमें कही हैं, आप जरा गौर करें ना। उन्होंने अभी बोला क्या है, उन्होंने कहा जी कि मैं जो समझ रहा हूँ वो बहुत प्रेशर में इस वक्त, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे हायर ज़रूर किया गया था और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब को बता दूंगा, आगे वो क्या करते हैं उनकी स्वाबदीद है। देखें एक निजी महफिल में उन्होंने एक बात क्लियर कर दी, अब उन्होंने डाल दी वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऊपर कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसको किस तरह की शाया करवाना है। क्या वो जहांगीर खान तरीन साहब को उसमें गिल्टी साबित करना चाहते हैं या उसमें ग्रीन तरीन साहब को वो कहना चाहते हैं कि नहीं। एक मेरी बात मुकम्मल होने दें सर, मेरी मुकम्मल बात मुकम्मल करने। लेकिन सर असल जो सवाल है सर, मेरी बात असल सवाल यही है कि क्लीन चिट दी है, वो कह रहे हैं मेरी पहले बात तो सुन लेना सर, मेरी बात सुन ले। आगे अली अकबर आगे जफर साहब आगे आपके लाइन में नहीं, उन्होंने इस वक्त वो फोन बंद कर दिया, बार बिजी कर रहे थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। आपने जिस तरह कहा मेरी बात सुना के फोन बंद कर दिया, मेरी बात सुन लें।
अगर वो फ़ोन पे होते तो बहुत अच्छा होता। देखें, पहली बात तो यह है कि अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट हम सब चाहते हैं, पूरी दुनिया, पूरा कौम चाहती है कि इस दफ़ा वो शाया कर दें। हमारी रिक्वेस्ट क्या है, पिछले 2.5 महीने हो गए हैं, इन 2.5 महीनों में अली ज़फ़र साहब ने जब पूरा रिपोर्ट को मुकम्मल करने के बाद उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, हम अपनी तरफ से तो झूठ अल्फाज नहीं बोल सकते। कल इनकी मीटिंग हुई है यार, राजा रियाज साहब ने हल्फन आपको बात कही कि कल की मीटिंग में उन्होंने ये करार किया कि जी बिल्कुल हमने रिपोर्ट देखी, इस पर आप कुछ नहीं आपके ऊपर निकला, तो हम इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें। जिसमें शहजाद अकबर साहब ने भी ये बात कही कि यार मैं तो पहले ही कह रहा था वज़ीर आज़म साहब को कि ये इस केस को ख़त्म करें, किसी और मुझसे ये केस वापस ले लें, किसी और को दे। तो लिहाजा ये बातें एक लफ्ज़ टू लफ्ज़ जब हुई हैं तो हम आपको बता रहे हैं। अगर ये लफ्ज़ टू बातें ना हुई होती तो हमें क्या जरूरत थी आपके प्रोग्राम में आके और यहाँ झूठ बोलने की। सो पॉइंट इज़ दिस, आपके सामने मैं फिर रखता हूँ पॉइंट कि अली ज़फ़र साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर वज़ीर साहब के पास जाएं, जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो जो भी है वो आप कहें कि जनाब ये मेरी रिपोर्ट है, मैंने ये साइन करके दे दी है, ये आप पब्लिक कर दें, बस दैट्स इट। अब हमारा मुतालबा ये अच्छा, है, ये डिले किस वजह से? आपसे चौहान साहब बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप क्या समझ रहे हैं ये डिले क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? अगर उन्होंने आपके बकौल बता दिया कि क्लीन चिट है, सब कुछ क्लियर है, शहजाद अकबर भी आपके बकौल यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया तरीन साहब ने, और अली ज़फ़र भी ये कह रहे हैं, फिर क्यों पब्लिक नहीं हो रही, क्या वजह? मेरे ख्याल से जाती जो हमारा एक ग्रुप बैठा ना जी हमारे अगेंस्ट पीएम हाउस में, मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हमें बुला के अप्रिशिएट करना चाहिए। वेल डन आप हमारे सब ग्रुप को कि आपने मुझे सही गाइड किया और मेरा सबसे पुराना और दरीना दोस्त जो था उससे मुझे दूर किया गया। हम ये समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे सारे ग्रुप को कहेंगे कि आपने मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ सही लोगों के साथ खड़े और मेरा आपने सही मुझे आपने बताया। लेकिन एक ग्रुप और बैठा उधर जो ग्रुप कहता है तीतर और बटेर, जो कहता है लाइन लगा दो। अच्छा, अब इस तरह के ग्रुप अगर खान साहब के साथ रहेंगे। चौहान साहब इस ग्रुप की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दें कि पहले आप लोग ये क्लेम कर रहे थे कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब इस ग्रुप को हेड कर रहे हैं, वो उसमें शामिल हैं, सारे सब कुछ उनके कहने पे हो रहा है। अब तो आप कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि तरीन साहब के खिलाफ केस नहीं होना चाहिए था। उस ग्रुप में शामिल कौन है, कौन है ये लोग? अच्छा, मैं अभी वो करने लगा ना जी, करने लगा। देखें, इसमें वो लोग जो खान साहब के साथ वो बैठे, जो भी ग्रुप हमारे अगेंस्ट के खिलाफ है, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच ये है कि अगर आपने इस दफ़ा तरीन साहब को जो ये रिपोर्ट आई है क्लियर कर दिया, तो लोग तो कहेंगे तो एनआरओ दे दिया, तो लोग तो कहेंगे देखें जी खान साहब की तो सियासी ग्राफ नीचे गिर जाएगा, आपने तो रगड़ के रखना है तरीन साहब को। तो मकसद यहाँ हमने इंसाफ ही मांगा था। अगर इतना लंबा इसको लंबा करके दुनिया को बता देगा कि तरीन साहब तो गलत थे, अगर आज आप उनको ये वाली रिपोर्ट बैरिस्टर उमर साहब की आ गई, अली ज़फ़र साहब की, तो उसमें अगर वो क्लियर हो गए तो लोग कहेंगे आपने तो एनओए दे दिया तरीन साहब को, आपको तो क्लोज बंदे थे। तो लिहाजा इस वक्त हमारी गुजारिश सिर्फ यही थी हमारे पीएम साहब से भी कि सर खुदारा आप इंसाफ करें। हम इंसाफ ही लेने गए थे, जो इंसाफ आया कौम के सामने रख दें कि मैंने इंसाफ किया है, अल्लाह का जवाब दें और रियासत मदीना में आपने इंसाफ करना था। रही बात नाम आपने नहीं बताया, ये कौन लोग हैं पीएम सेक्रेटेरिएट में? कौन ये वही लोग हैं जो तीतर बटेर करते हैं, जो हम लोगों को कहते हैं कि ये पार्टी में इधर निकल जाओ या उधर निकल जाओ, रिजाइन दे दो। नाम होंगे ना सर, मैं बताने लगा, रिजाइन दे दो। जिस तरह शहजाद अकबर साहब का आपने कहा था, उनका भी बता दें कौन लोग हैं। सर फैसल वाडा जैसे लोग हैं, पता चले फैसल वाडा जैसे लोग हैं, पता चले कौन लोग। सर फैसल वाडा जैसे लोग हैं, इसमें शाहमूद कुरैशी साहब जैसे लोग हैं और बेशुमार लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा शाह से ज्यादा शाह की वफादारियां करने के चक्करों में हैं। उनको अल्लाह से डर नहीं लगता कि यह हुकूमतें आनी जानी हैं, अल्लाह ने हमेशा बादशाह रहना है, हमें किसी के साथ नाज़साज़ी नहीं करनी। मतलब फैसल वाडा और शाह महमूद कुरैशी की वजह से जो है ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही। मेरा जाती ख्याल कुछ और भी लोग होंगे, डेफिनेटली ये लोग तो मस्ट होंगे, उसकी वजह ये भी लोग हैं और लोग भी होंगे जो खान साहब को गुमराह कर रहे हैं। हम पिछले दफा जब हम बोल रहे थे हमारा सिर्फ मतलब लेकिन ये लोग तो शामिल है ना, ये 100% ये पहली साफ के लोग हैं। अच्छा, ये जो शामिल है, इसका मतलब तो खान साहब फिर दबाव में है ना सर? इमरान खान साहब दबाव में है कि ये दबाव में है, सख्त दबाव में है कि ये क्या हुआ कि ये तो मुझे गलत बताते थे कि जी तरीन साहब ने बहुत जुल्म किए हैं, बहुत चीनी चोर निकले हैं, पाकिस्तान में बड़ा जुल्म ज्यादती कर दी है। तो असल जो उनका अपना बंदा लगाया, अपना सेंटर जो ये साहब जब करेगा कि नहीं सर आपके साथ ज्यादती गलत इंफॉर्मेशन जा रही थी, तो आप समझें वो किधर जाएंगे? उन्हें कुछ तो फैसला करना है। अगर तो इंसाफ पे मबनी होगा, जो कल की बात थी जो राजा साहब ने कहा है कि हल्फन बात करने के लिए, कौन बंदा हल्फ किसी के लिए उठाता है यार? आज के दौर में राजा साहब या हम जो बैठे हैं इधर, हम क्या यहाँ पे अल्लाह माफ करे झूठ पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? हमें तरीन साहब को बचा के क्या मिलना जी? हमें यह बताएं, हम तो सिर्फ हक की आवाज के लिए तरीन के साहब खड़े हुए हैं ना। अगर तरीन साहब गिल्टी भी होते तो भी हम उनके साथ है कि अदालतों में जाए इंसाफ ले लें। हमने सिर्फ ये पॉइंट किया था रेज के सर वजीर आजम हाउस से लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अभी भी नहीं छोड़ रहे उनको
देखें, लेकिन चौहान साहब अगर तो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और फैसल वाडा और कुछ जिस तरह आपने कहा और लोग भी शामिल, अगर उनके दबाव में आकर तरीन साहब के बारे में ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें आपके बकौल उनको क्लीन चिट मिल गई है वो नहीं शाया कर रहे, तो फिर वो आपके कैसे कायद हुए? इंसाफ कहां गया? उन्हें तो इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। यही वो बात है कि हम हमेशा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सही बात करते हैं, सच बात करते हैं। सच कड़वा होता है हमेशा, सच हकीकत है। एक दिन नज़ीर चौहान इस दुनिया में नहीं होगा, ये हकीकत है। सच हकीकत है कि अगर तरीन साहब के किसी ने रिपोर्ट दे दी है कि ये सर ये वाली बात आई है, तो अगला जो हमारा हुक्मरान है उसको काम है सच बताना कि नहीं तुम लोगों ने सब ने झूठ बोला था। ये एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल बंदे ने कहा कि सर ये हकायक ही हैं, तो वो पब्लिक होनी चाहिए। जब पब्लिक होगी तो अल्लाह के फजल का कौम को पता चलेगा हकायक क्या थे। हम किसी बंदे को क्यों ऐसे वो झूठ पर रख के मारे कि जिसके कोई ऐसे हकायक ही नहीं। नज़ीर चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने बैरिस्टर अली जफर साहब जो कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो भी हुआ, FIA ने जो भी तहकीकात की, FIRs हुई, उनकी तहकीकात कर रहे थे। अली जफर साहब को आपने खुद सुना, वो कह रहे हैं कि मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये एडमिट किया कि उनकी जहांगीर तरीन से मुलाकातें हुई, उनकी लीगल टीम से मुलाकातें हुई, उनकी फाइनेंशियल टीम से मुलाकातें हुई। लेकिन नज़ीर चौहान साहब जो कि अहम रहनुमा हैं जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के, वो ये कह रहे हैं ऑन एयर, आपने भी सुना, कि शाह महमूद कुरैशी साहब और फैसल वाडा साहब जैसे लोग जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं। प्राइम मिनिस्टर उन पर दबाव डाल रहे हैं इमरान खान साहब पर कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक ना की जाए। लेकिन एक दूसरी अहम बात अली जफर साहब कर गए कि इस रिपोर्ट की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होगी, मतलब कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केसेस खत्म नहीं होंगे। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे सहाफ़ी असद तूर पर जो तशद्दुद हुआ उस पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। इसके अलावा इकॉनमी की भी बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों 3 मई को दुनिया भर में आज़ादी इज़हार का दिन मनाया गया, लेकिन आज 2021 में भी पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय के हवाले से सूरत हाल ये है कि आप ज़्यादा सच बोलने और सहाफ़ती उसूलों पर चलने की पादाश में निशाने इबरत बनाए जा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 अफराद बिना किसी रुकावट के सहाफ़ी असद तूर के फ्लैट में दाखिल हुए। उसे तशद्दुद का निशाना बनाकर बड़े आराम से वो चलते बने। असद तूर पर तशद्दुद के मामले पर सिविल सोसाइटी की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। अपोजिशन रहनुमाओं मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, इसके अलावा हुकूमती रहनुमा जो हैं श्री मज़ारी, उसके अलावा जो फवाद चौधरी साहब हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी जो रहनुमा और सहाफ़ती जो बरादरी है, उन्होंने शदीद रद्द अमल इस पर दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल, HRCP की तरफ से वाक़ई की मज़म्मत करते हुए तशवीश का इज़हार किया गया। लेकिन यह मामला सिर्फ असद तूर का नहीं है नाज़रीन। अभी गुज़श्ता दिनों पेमरा के साबिक चेयरमैन अबसार आलम को भी इस्लामाबाद में दिन दहाड़े गोली मारी गई। खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। उनसे पहले जो है एक और सहाफ़ी मतियुल्लाह जान को भी इसी शहर इक़्तिदार में दिन की रोशनी में सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में अगवा कर लिया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों और दीगर कार्रवाइयों का रिकॉर्ड रखने वाली जो तंजीम है फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तान में 2020 और 21 के दौरान 2019 के मुकाबले में सहाफ़ियों पर हमलों और दीगर वाक़यात में 40% इजाफा देखने में आया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा हमले दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुए, यानी सबसे खतरनाक शहर है ये सहाफ़ियों के लिए। कुल 148 में से 51 केसेस जो कि 34% बनते हैं वो इस्लामाबाद में हुए। अब हुकूमत गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल लेकर आई है, उसका क्रेडिट भी ले रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बहुत से बिल और भी आ जाएं, उनका कोई फ़ायदा नहीं अगर सहाफ़ी महफूज ना हो, उनकी जान महफूज ना हो। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में कौन कौन है जो सच सुनना नहीं चाहता और कौन है जो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सहूलतकार बना हुआ है। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी जो हैं उवैस अज़हर अब्बास ने हमारे लिए खुसूसी पैगाम भी रिकॉर्ड किए, वो आपको सुना। असद तूर के घर पर घुसकर उनकी फैमिली को हरासा किया, उनको मारा पीटा, और किस तरह का पैगाम दे रहे हैं ये जो नामालूम अफराद हैं कि वो हमको पैगाम देना चाह रहे हैं, पूरी सहाफ़ी बरादरी को पैगाम देना चाह रहे हैं कि नहीं जी आप कोई भी महफूज नहीं है। हम ये समझें कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। बिल्कुल आप पैगाम इसी तरीके से दे रहे हैं। आप इस धरती के ऊपर अगर सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करेंगे
तनकीद को नहीं कबूल करेंगे तो ये माशरा कैसे तरवीज पाएगा। और खासतौर उस दिन जिस रोज हम ये समझ रहे थे कि हुकूमत के साथ एक एतमाद की फिजा बहाल हो रही है और हमारी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए बिल पास हो रहा है, उस रोज इस तरह का वाकया मैं कहता हूँ बहुत शर्मनाक है। देखिए, असद तूर के ऊपर जो हमला हुआ वो अगर लोग देखें, उसकी सीसीटीवी फुटेज देखें, जो वाक़यात हुए हैं उसका तसलसल देखें, तो आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में सहाफ़त कितनी मुश्किल हो गई है। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो और होती हैं, तब भी क्या फिज़िकल असॉल्ट की जस्टिफिकेशन हो सकती है? क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? मुझे तो हैरानगी होती है जब ये लोग इस तरह सवाल करते हैं, बजाय इसके कि ये डिमांड की जाए, ये मुतालबा किया जाए कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। और जब आप गिरफ्तार करेंगे तो हक़ाइक़ खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। सहाफ़ियों को आज जितना महफूज होना चाहिए इतने सालों बाद, आज उतने ही गैर महफूज है सहाफ़ी। लेकिन सहाफ़त का आज़ादी इज़हार का ये सफ़र जारी रहेगा। देना पड़े कुछ भी हट जाना, सच ही लिखते जाना, मत डर जाना, मत दब जाना, सच ही लिखते जाना। नाज़रीन, आपने उवैस तौहीद और मज़हर अब्बास साहब को सुना। सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के मेजॉरिटी, तमाम तो मैं नहीं कहूँगा, मेजॉरिटी सहाफ़ी इस वक्त उनकी यही सोच है जो कि इन दोनों की सोच है। तो हमारी हुकूमत से इल्तिजा यही है कि असद तूर पर जिन लोगों ने भी हमला किया उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और ये मामला जो है अब मुस्तकिल बुनियादों पर बंद हो जाना चाहिए। वक्त तो चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद मईशत पर बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। हुकूमत ये दावा कर रही है कि आगे माशी तरक्की या शरह नमू जो है वो 3.9% रहेगी। बहुत से ऐसे तज्ज़ियाकार हैं जो कि उनसे एग्री नहीं करते। ये मामला क्या है, इस वक्त मईशत हमारी कहाँ खड़ी है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पंजाब के वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त हमें ज्वाइन करेंगे आगे जाके। इस वक्त साबिक़ वज़ीर ख़जाना और कॉलमिस्ट हैं, मारूफ मईशतदान हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गवर्नमेंट कह रही है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, रुपए इस वक्त मुस्तहकम है, तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सीमेंट की फरोख्त में इजाफा हुआ, निजी शोबे ने 9 माह में 126 अरब रुपए जो है वो ज्यादा कर्जे लिए, मतलब कि एक्टिविटी है। तो इस बुनियाद पर हमारी जो 3.9% ग्रोथ की प्रोजेक्शन है उस पर एतराज बिल्कुल नाजायज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि जो तकरीबन 4% का जो ग्रोथ रेट इस साल का उन्होंने कहा है हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मगर ये कि ये जो आदाद शुमार हैं ये 3 साल लगते हैं इनको फाइनलाइज होने में। अभी जो एस्टिमेट आया है वो प्रोविजनल है, अगले साल आएगा फिर आपका रिवाइज्ड और फिर आएगा फाइनल। ठीक, तो अब आप ये देखिए कि 2018-19 का आज इस साल फाइनल हुआ है और ये देखिए तब्दीली कैसी आई। 3.3 से शुरू हुआ, गिरा 1.9 पे बिल्कुल, और फिर कुछ थोड़ा वापस बढ़ा है 2.1 पर। तो अब यह है कि साल के 6 से 9 महीने के डेटा पर इन्होंने काम किया है। हमारा अंदाजा ये है कि 4% हो सकता है, मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि पिछले साल का जो शरह नमू है उसमें हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। वो ये कह रहे हैं कि साल भर का डेटा जब आ गया है 2019-20 का, तो शरह नमू में कोई तब्दीली खास नहीं आई। -0.4 से -0.5 हुआ है। अब देखिए, बात यह है कि पिछले साल जब कोविड पहली दफा आया था, मार्च के महीने के बाद से तो हालात बहुत खराब हुए थे, 3 महीने कम से कम बहुत खराब रहे। आप ये देखिए कि हमारा सनती शोबे में 50% कमी आई पैदावार में। आप ये देखिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स में 33% कमी आई, काफी हमारे बिजली के आया, बिल्कुल कोई 11% कमी आई। मगर वो ये कह रहे हैं कि उसके नतीजे में कोविड का, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं है हमारी इकोनॉमी पर। हम ये कह रहे हैं, हमने रिसर्च की है, मेरे शागिर्दों ने, हम बैठ के हमने काम किया है पिछले 3 दिन
उसके नतीजे में हमें यह अंदाजा हो रहा है कि इम्पैक्ट काफी था और मनफी 2.1% है पिछले साल का शरह नमू। अगर वो आप लेते हैं तो बेस नीचे हो जाता है और फिर 4% जो हासिल किया है वो मुनासिब लगता है। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, एक आर्ग्यू भी है कि 2013 में आईएमएफ ने प्रोजेक्शन दी थी कि 2% तक शरह नमू रहेगी, लेकिन ग्रोथ अचानक से 4% होगी। जिस तरह आपने कहा, यह भी हो सकता है कि 4% जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन है, ये जो एतराज इस पर लोग उठा रहे हैं वो गलत हो। जी यकीनन। अब आप देखिए ना, 2018-19 में 3.3% का पहले दिया था एस्टिमेट, जिसे प्रोविजनल कहते हैं जी। और फिर उसको जब रिवाइज पे आए तो 1.9 पे आ गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो कह रहे थे इस साल 1.5 से 2 होगा, बिल्कुल आईएमएफ ने इसलिए कह रहे थे कि उनको हुकूमत के जो अदाद शुमार है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि मनफी सिर्फ 0.4 होगा, तो उस बेसिस पे वो 2% कह रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि पिछले साल मनफी 2.1 और इस साल 4, तो तकरीबन डिफरेंस दोनों का देखें तो वो 2% के करीब बनता है। तो लिहाजा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ा सा और इंतजार कर लें, साल भर का फिगर आ जाए, रिवाइज्ड एस्टिमेट पे आए तो पूरी तौर पर अंदाजा होगा। 12 महीने के डेटा देखकर खुदा न खास्ता अगर थर्ड अटैक का असर खराब होता जा रहा है होएगा तो फिर हो सकता है कि 4 से नीचे चले जाए। ठीक, मगर यह भी हो सकता है कि चूंकि बेस नीचे है और पिछले साल तो बहुत की वजह से 4 से ऊपर हर चीज, तो 4 से भी ज्यादा। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब देखें, यहां पर शौकत तरीन साहब जब आए उन्होंने कहा कि जी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया 2-2.5 सालों में। महंगाई का जिक्र किया, आईएमएफ के पास देर से क्यों गए, महंगाई काबू से बाहर होने का जिक्र किया। लेकिन आज वो भी खुद कह रहे हैं कि इमरान खान की माशी टीम की वजह से, अच्छी परफॉर्मेंस से ग्रोथ रेट 4% तक पहुंचा है। तो हम तो कंफ्यूज हैं, वो पहले ठीक कह रहे थे या आज ठीक कह रहे हैं? देखिए बात यह है कि ये कंफ्यूजन की वजह एक बहुत मुनासिब वजह है। वो ये कि पिछले महीने जब हुकूमत ने मीडियम टर्म बजट स्ट्रैटेजी पेपर रिलीज किया था, काबीना के अप्रूवल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा था कि इस साल शरह नमू 2.9% होगी। अब लोग इस बात पे, मैं समझता हूं मुनासिब उनका सवाल है कि आप कुछ हफ्तों में 2.9 से बढ़ाकर इसको 3.9 पे लेके चले गए। ये तो नामुनासिब है और मैं ये समझता हूं कि इस पे अगर मुनासिब समझें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक टीवी पे आके एक प्रोग्राम करे और बताएं अवाम को कि किस तरह वो 3.9% पे पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अगर वाकई ये 3.9 और 4 से थोड़ा ऊपर चले जाता है तो मेरी नाचीज राय यह है कि हफीज शेख साहब को वापस ले आए, इसलिए कि उन्होंने ही तो किया है सारा। तो उनकी कामयाबी है और कम से कम ऑफिशियली तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह दें कि डॉक्टर हफीज शेख डिड अ स्टेलर जॉब एंड ही वाज एबल टू गेट अस टू 4% ग्रोथ। एंड जो उनके बारे में कहते रहे लोग कि स्टेबलाइजेशन के दीवाने हैं, वो ऐसी सच बात नहीं थी। और हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अब देखिए बजट में वो क्या करते हैं। पाशा साहब, ये बजट आने वाला है, महंगाई काबू में नहीं है, डबल डिजिट है, इन्फ्लेशन भी। एक तरफ हुकूमत खुशखबरी सुना रही है कि ग्रोथ रेट 4% है, तरसीलात ज़र ज्यादा हैं, लेकिन आम आदमी क्या करे? ये फायदा आम आदमी तक क्या पहुंचता आपको नजर आ रहा है? क्योंकि वो बेचारा तो स्क्वीज हो गया, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग इस वक्त, आप खुद इकोनॉमिस्ट हैं, सारी चीजों का आपका पता है, डेटा आपके पास पड़ा हुआ है सारा। मुझे बहुत अफसोस है कि आप ये कह रहे हैं। हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स माशाअल्लाह इस साल के आदाद शुमार में एक बड़ा नुमाया फिगर है। वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के फजल से हमारे अवाम के मंथली खर्चे, रोजाने के खर्चे जो हैं वो बहुत बड़े हैं, लोग बहुत खुशहाल हैं, 16% बड़े हैं। 16% अवाम के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या जो रोजाने के खर्चे होते हैं उनकी
इतनी सलाहियत बढ़ी है, हालात इतने अच्छे हो गए हैं कि रियल टर्म्स में 7.4 और अगर आप करंट प्राइसेस पे देखें तो 16% ज्यादा हर महीने हमारा हर खर्च कर रहे हैं लोग। इंसान पाकिस्तान का उसकी कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है। अब आप मुझे बताइए इस पे लोग क्या कहेंगे? मानेंगे लोग? ये सवाल उठाएंगे। के लिए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स आके समझा दे हमें कि ये 7.4% रियल ग्रोथ कंजम्पशन स्पेंडिंग में कैसा हो गई। ये बहुत ही हैरत अंगेज शुमार पेश कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब जो हैरत अंगेज आदादुशुमार आपके बकौल हैं, इस पर यकीनी तौर पर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को वजाहत देनी चाहिए, लेकिन क्या इंटरनेशनल जो IMF अगर देख लें या वर्ल्ड बैंक देख, वो इसको कैसे लेंगे? क्या वो मानेंगे कि यार ये आदादुशुमार ठीक है? आप जैसे लोग अगर उस पर एतराज कर रहे हैं, क्या हमने तो बता दिया हमारी रिकवरी काफी स्ट्रांग शुरू हो गई है, हम इंशाल्लाह 4% से भी ज्यादा कर लेंगे, इसलिए कि बेस मैं समझता हूं कि पिछले साल कम था इसलिए इजाफा ज्यादा लगता है, मगर 4%। तो वो ये कहेंगे कि तीसरा कोविड का अटैक जो है वो आपके मुल्क पर कोई खास पड़ा नहीं है और हालात आपके तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूसरे मुल्कों का तो हशर बुरा है, हिंदुस्तान का खास तौर पे। तो आप हमसे क्यों कह रहे थे कि आप इस साल बजट हल्का लाना चाहते हैं? जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है हमसे, जिसके नतीजे में आपको $500 मिलियन भी हमने दिए और काबीना से अप्रूवल आपने करवा के बजट स्ट्रैटेजी पेपर बनाया, जिसमें आपको FBR के रेवेन्यूज 6000 अरब पे ले जाना है, जिसमें आपको पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए वापस लाना है, जिसमें आपको और बहुत से रिफॉर्म्स करने हैं। तो खुदा के लिए हालात अच्छे हैं तो क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपने जो रिफॉर्म्स आपने कमिट किए इंप्लीमेंट करें। अब देखते हैं हुकूमत क्या कहेगी, फिर कहेगी नहीं नहीं जी हमारे इतनी अच्छे हालात नहीं हैं। ये सोचने वाली बात है। डॉक्टर साहब सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी मुस्कुराहट में तजिया जो है उसको दरिया को कूजे में बंद करके थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पंजाब के वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे मईशत के हवाले से भी, आने वाले बजट के हवाले से भी, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, जिस तरह शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम आए उनके भाई के, उस पर उनकी क्या टेक है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में सियासी कशमकश जारी है और तहरीक इंसाफ हुकूमत को वहीं अपनी ही सफ़ों में से जो है वो चैलेंज का सामना है, खास तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप के क़याम और अब हम ख्याल तहरीक इंसाफ अरकान के एक और ग्रुप की तश्कील के बाद प्रेशर बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में जहां एक तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप मुलाकात कर रहा था, वहीं दूसरी जानिब PTI हम ख्याल ग्रुप के 15 से ज़्यादा अरकान जो हैं पंजाब असम्बली, वो MPA मलक गजनफर अब्बास के इशाइये पर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इशाइये में सरदार शहाब के अलावा तकरीबन 15 के करीब लोगों ने जो है वो उसमें शिरकत की है। अब हमारे ज़राए के मुताबिक हम ख्याल ग्रुप ने बजट में तरक्याती स्कीमें शामिल ना करने का शिकवा किया और उन्होंने जल्द वज़ीर आला पंजाब के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर इत्तेफाक भी किया। पंजाब में ये PTI के अंदर सारा माहौल जो है वो बजट से पहले बन रहा है और ऐसे में हुकूमत के लिए बजट मंजूर करवाना वो एक बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब माशी सतह पर मसाइल अपनी जगह हैं। रोटी की कीमत बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गई है, 10 से 12 रुपए हो गई है। अवाम की कुव्वत खरीद जो है वो कम तर होती जा रही है, लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि माशी तरक्की जो है वो काफ़ी शानदार है। माशी तरक्की के 3.9% के आइडियल नंबर का जो दिफा है वो मुख्तलिफ बुनियादों पर किया जा रहा है। साथ ही अब पंजाब हुकूमत ने भी कहा है कि आइंदा बजट में माशी तरक्की और तरक्याती मंसूबों पर उनका फोकस रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आए रोज़ करप्शन और बेज़ाब्तियों के स्कैंडल सामने आते रहेंगे तो तहरीक इंसाफ हुकूमत किसी भी तरक्की का सफ़र कैसे तय करेगी? वज़ीर-ए-आज़म के आसपास वफाकी काबीना में बैठे लोगों पर सवालात उठ रहे हैं। वहीं इमरान खान के जो लाडले वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब,
उनकी काबीना में भी ऐसे अफराद बैठे हैं जिन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे। उन्हीं में से एक वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमां बख्त भी हैं, जिनके बड़े भाई वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार समेत उनका नाम भी शुगर स्कैंडल में हमने देखा, मीडिया में काफ़ी वो आया। लेकिन वो खुद इन तमाम मामलात पर क्या कहते हैं, अहम ये कि उनका बजट प्लान क्या है, अवाम के लिए उसमें क्या रिलीफ है, बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमां बख्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मखदूम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विफाक की जानिब से 3.9% GDP ग्रोथ की प्रोजेक्शन है, जिस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। पंजाब की क्या सिचुएशन है ओवरऑल? व्हाट डू यू थिंक, बजट आसानी से आप तैयार कर लेंगे? जी शुक्रिया आदिल साहब, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी हियर। आई थिंक पहले तो जो बात हो रही है हमारी ग्रोथ पे, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि अल्लाह के फजलो करम से कोविड के इन हालात में, जबकि प्रोजेक्शंस हमारी बिल्कुल फ्लैट बल्कि नेगेटिव की थी, तो पाकिस्तान ने अपनी रेजिलियंस का मुजाहरा किया है। हमारे जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस थे जो स्टेट बैंक और हुकूमत की तरफ से दिए गए, उन्होंने वाकई हकीकी मानों में इकोनॉमिक स्टिमुलस की तरफ कंट्रीब्यूट किया। जो लोग इस नंबर को डाउट करते हैं वो एक की नंबर पे तो फोकस कर लें कि अगर मईशत का चरखा चलना है, प्रोग्रेस होनी है, तो उसके अंदर जो ईंधन का काम करती है वो होती है एनर्जी। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आप अपनी देखें, हमारी 7% से इस कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं, विच शोज हायर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, जो कि इसकी बात को कोरिलेट करता है और साबित करता है कि ये ग्रोथ हकीकी मानों में हुई है। हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें इस पे बिल्ड अप करना चाहिए। और इसके अगर आप डिटेल्स में जाएं तो देखें कि करंट अकाउंट सरप्लस भी है, एक्सपोर्ट्स भी ऑल टाइम पे बेहतर जा रही हैं, आपकी रेमिटेंसेस बहुत अच्छी हो गई हैं। इससे एक आपकी अच्छी बुनियाद बन गई है जो फंडामेंटली फ्लॉड नहीं है, जिसके ऊपर आप एक अच्छी मुस्बत सोच के साथ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमने पहले 2 साल में तंगदस्ती का मुजाहरा किया है, अब वी आर ऑन द रोड टू रिकवरी एंड टू अ रोड टू प्रोग्रेस। आपका आने वाला वक्त ग्रोथ ओरिएंटेड है और इंशाअल्लाह फेडरल बजट हो या प्रोविंशियल बजट, दोनों में आपको यही नुमाया नजर आएगा कि हम एक प्रो बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड बजट को आगे लेके आ। अच्छा आशिफ साहब, ये बताइए, विफाक ने तो ये तय कर लिया कि शायद 10% तनख्वाहें वो बढ़ा रहे हैं, पंजाब की क्या सिचुएशन है? क्या हमारी मईशत इस वक्त इस पोजीशन में है कि तनख्वाहें बढ़ाई जा सकें? यकीनन महंगाई जो है वो डबल डिजिट में है, इन्फ्लेशन को अगर आप देखें, और तनख्वाहें बढ़ाना इस वक्त ज़रूरी भी है, लेकिन क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं और आपने क्या फैसला किया? जी, हमने एक तो हमारे एक ख़ास एम्प्लॉयज़ का तबका था, सरकारी मुलाजमीन का, जिनको कोई अलाउंस नहीं मिल रहा था, उनकी तनख्वाहें कम थी, उनका तो हमने हतमी फैसला किया है कि उनकी तो हम 25% से बढ़ा रहे हैं। ठीक। बाकियों के लिए, क्योंकि पिछले साल पूरी हुकूमत ने, पूरे सारे मुलाजमीन ने हुकूमत के कंट्रीब्यूट इस चीज़ में किया कि सब ने हालात को देखते हुए एक पे रेज नहीं ली थी। इस साल इस वक्त अंडर डिबेट है और इंशाअल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके हम अच्छा फैसला करेंगे जो अवाम और हमारे मुलाजमीन के हक में होगा। मगर एक बहुत बड़ा बुनियादी फैसला जो हमारा ज़्यादा हुजूम था मुलाजमीन का, 7,21,000 का, उनकी तनख्वाहों में हमने 25% इजाफा। अच्छा, ये तो बजट की बात होगी, थोड़ी सी सियासी बात भी कर लें। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो है मुश्किल में है। तरीन साहब का ग्रुप सामने आ चुका है, उसके अलावा मलक गजनफर साहब का अलग ग्रुप 15 MPAs में उन्होंने शिरकत की है। अब ये बजट कैसे मंजूर करवाएंगे? वुड इट बी इजियर फॉर यू या मसला होगा? जी आदिल साहब, आई एम नॉट ओनली कन्विंस्ड, मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूँ इंशाल्लाह ये बजट पास होगा। हमारे सारे साथी हमारे साथ इसको सपोर्ट करेंगे। ये पार्टी की इंटरनल डिस्कशंस चलती रहती हैं और इस पार्टी में ये फ्रीडम टू स्पीक भी है। अगर किसी का कोई मामला या वजारत ख़जाना से हो या वज़ीर आला से भी हो तो वो अपनी आरा का इजहार करते हैं और हम उन मैटर्स को एड्रेस करते हैं जो उनके हकीकी मानों में उनके जायज़ मुतालबात होते हैं। वैसे मैं ये भी बताता चलूँ कि पहली बारी इस बजट के अंदर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान की नज़र से नीचे से बॉटम अप अप्रोच के तहत हमने स्कीमें और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं और एक बड़ा खातिर खा पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह डेवलपमेंट का बाब शुरू होने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सियासी
जो भी छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, इसका बजट पे कोई असर नहीं होगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह पिछले 3 बजट पास हुए हैं, ये चौथा बजट भी उसी तरीके से फुल मेजॉरिटी ऑफ सारे 100% मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस की हमायत के साथ पास होगा। अच्छा, आपके अपने एमपीएस जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बजट में तरक्याती फंड से महरूम रखा गया और अपने मनमानियां वहां पे हो रही हैं। तो फिर लोग भी ये सवाल उठाते हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब के अगर आप लोग अपने एमपीएस को मुतमईन नहीं कर सकते तो बुज़दार साहब अपनी आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? आदिल साहब, एक तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे पोस्ट बजट भी लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंसूबाजात हैं जिनका मैं अभी प्री बजट जिक्र नहीं कर पा रहा। एक बारी मैं बिल्कुल लेंगे सर, 100%। तो आप भी अगर एक बारी उनकी हाईलाइट से गो थ्रू करेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक जामे डेवलपमेंट बजट में होनी चाहिए, चाहे वो उन अरकान का ताल्लुक अटक से हो या राजनपुर से हो। किसी को ये शिकायत नहीं रहती कि उनके इलाके में तरक्की नहीं हो रही। मैं इस बात के जिस तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वैसी पिछले सालों में हम नहीं कर पाए। चले, आप तो ये एडमिट की तरह से होने चाहिए थे तरक्याती काम, वो नहीं हुए। अच्छा सर, आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। आप पर इल्ज़ाम लगा, आपके बड़े भाई पर, मखदूम साहब पर लगा। शुगर स्कैंडल में मीडिया पर जिस तरह आपके नाम आए, तो क्या खान साहब का एक है कि हाई मोरल ग्राउंड लेते हुए आप लोगों को इस्तीफ़ा देकर सारे इल्ज़ामात को क्लियर कर लेना चाहिए था? और चूंकि अभी आपके खिलाफ FIA की अभी इंक्वायरी चल रही है, जब तक वो तहकीकात मुकम्मल ना हो तो आप नहीं समझते कि आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए? आदिल साहब, आई हैव बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि मैंने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, कभी शुगर के अंदर कोई ऐसी डिसीजंस ना की हैं, ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है जिससे मेरा कोई, ये आप फाइल पे देख लें या आप मेरे कॉलीग से पूछ लें या गवर्नमेंट की वर्किंग में, सबको वेरी क्लियर है कि मैं अपना काम बिल्कुल अबव बोर्ड रह के करता हूँ और मैं कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई चीज़ आती है तो उसमें आई डू नॉट पार्टिसिपेट। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब को भी इस चीज़ का बिल्कुल पता है और उन्हीं की वजह से आई हैव हिज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कि आई हैव ऑलवेज रिमेन्ड अबाउट। सर, ये बताइएगा कि वर्जन से इमरान खान साहब कितने मुतमईन है? खुसूसन FIA अपनी तहकीकात कर रही है। आमदन से ज़्यादा असासों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अब दोबारा से कल परसों पिटीशन होगी है। आप का नाम भी है उसमें, आपके भाई का भी है। ऑल्दो एक पिटीशन पहले खारिज हो चुकी है इसी के बारे में। तो क्या खान साहब आपसे ये नहीं कहते कि जो बड़े इल्ज़ामात हैं उनको क्लियर करें और उसके बाद काबीना में आए, या वो खुश हैं कि ठीक है दैट्स फाइन? जी, आई थिंक अबव ऑल ये पार्टी बिलीव करती है रूल ऑफ लॉ में, एंड वी आर प्रेजेंट फॉर द रूल ऑफ लॉ। जो भी इस मुल्क का कानून है वो सबके लिए यकसा है। हम भी उसके लिए हाजिर। जो भी चीज़ होगी, वी आर हियर एंड वी विल प्रेजेंट आवर केस जहाँ जैसे रिक्वायर्ड होगा। हमारे साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, बट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान यही PTI का ख्वाब है और यही PTI की बात है कि चाहे आप जो भी हो, चाहे आप एक आम शहरी हैं या एक पोजीशन होल्डर हैं, आप सबको कानून के ताबे होना चाहिए। आपने सर PTI के फलसफे की बात की, तो जाते हुए मुझे पूछने की इजाज़त दीजिए कि ये भी एक है एतराज़ के पता नहीं आप लोग अगला इलेक्शन PTI से लड़ेंगे या कोई अपनी जमात बनाएंगे? क्या इरादे हैं आपके मुस्तकबिल के? आदिल साहब, मेरा फलसफा वही है जो मेरे प्राइम मिनिस्टर का फलसफा है। इंशाअल्लाह अगला क्या, मैं सारे इलेक्शंस PTI से ही लड़ूंगा। चले मखदूम साहब, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ेब। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।